किसान भाइयों नमस्कार। आज मेरे साथ ये समीर जी हैं जो उड़ीसा के आंध्रा बॉर्डर से समुद्र के किनारे से आए हुए हैं और जीवामृत लेने आए हैं। जैसा कि मैं बोलता रहता हूं कि हर दूसरे तीसरे यहाँ 1 2 3 4 5 लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आते रहते हैं और उनके अलग अलग प्रश्न होते हैं। क्योंकि क्या है कि अगर वीडियो के माध्यम से मेरी बात कोई नहीं समझ पाता है और जागरूक किसान होता है, उसको मेरा विषय समझ में आता है, तो फिर वो चल करके यहाँ तक आ जाता है। 2 बातें होती हैं। एक तो उसको जंगल से मिट्टी ढूंढने में लगता है कि किस जंगल की मिट्टी कहाँ जाऊँ, कैसे मिलेगी। अच्छा होगा कि जरो झांसी चलते हैं, वहीं से वो ओरिजिनल जीवामृत ले आते हैं। तो जीवामृत के बारे में मैंने 50 वीडियो बनाई और फिर भी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। आपके पास भी कुछ कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन होना स्वाभाविक चीज है। आप कैसे मान सकते हैं विनोद कुमार सचान सही बोलते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं। अब आपको तो नहीं पता है, जैसे दुनिया बोलती है ऐसे विनोद कुमार सचान बोलते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा लगता है कि विनोद कुमार सचान लगता है कुछ अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन खराब वो भी नहीं बोल रहे हैं। तो कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हो जाता है कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब अगर इस जीवामृत में, आपके जीवामृत में मैं ट्राइकोडर्मा डाल दूं तो। हमने कहा भाई जंगल की मिट्टी में ट्राइकोडर्मा है। अच्छा साहब, क्यों साहब, हम अगर वो बेस्ट डिकम्पोजर इसमें डाल लें तो। हमने कहा भाई आपको पता है बेस्ट डिकम्पोजर में क्या? बोले नहीं पता। तो हमने कहा फिर क्या मतलब? तो कोई कहता है साहब इसमें हम दूध डाल लें तो, मट्ठा डाल लें तो, खली डाल लें तो, तांबे का सिक्का डालने तो, गौमूत्र डालने तो, गोबर डालने तो। आपके भी ऐसे प्रश्न है। अब ये प्रश्न पूछेंगे, आपको अवसर देंगे। मैं देश के किसानों से पूछ रहा हूं कि जब तक आप भ्रमित रहेंगे तो आपको कहते हैं कि भ्रम का तो कोई समाधान है नहीं, तो भ्रम से आपको निकलने की कोशिश करनी। आज मैं फिर एक बार आपको सत्य बता देता हूं कि ये जीवामृत आज के ठीक 50 साल पहले इसकी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये जीवाणु आपके खेत में हुआ करते थे पेरेंटली। हुआ क्या? आपने खेत की मेड़ काटी, खेत की मेड़ के पेड़ काटे, तो जैसे आप कहा जाता है पीपल के, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले आइए। क्यों ले आइए? क्योंकि वहां छाया है, वहां बायोमास है। पीपल का, बरगद का पेड़ थोड़ा ठंडा होता है। अगर आपके खेत में जामुन का, नीम का, शीशम का पेड़ होता तो वहां बैक्टीरिया जिंदा होता, तो वो आपने काट लिया। नंबर 1। नंबर 2, जमीन में आपने इतना पेस्टिसाइड डाला दीमक को मारने के लिए, व्हाइट ग्रब को मारने के लिए, मतलब जो बताता गया आप डालते गए, बताता गया डालते गए। लोग इसलिए बताते गए, लोगों को तो अपना धंधा करना था, अपना मटेरियल बेचना था और आपकी जमीन को मारना था, आपको फंसाना था चक्रव्यूह में। तो आप चक्रव्यूह में फंस गए। अब आपकी जमीन के सारे माइक्रोब्स खत्म हो गए। अब आपकी जमीन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। गोबर की खाद डालते हो फिर भी कहते हो साहब कोई रद्द ही नहीं दे रही जमीन। क्यों? गोबर की खाद को फर्दर आगे सेकेंडरी डिकम्पोजिशन करके और जीवांश बनाने वाली मैकेनिज्म तो वहां है ही नहीं। तो गोबर की खाद आप 10 ट्राली डाला, अगर वो डिकम्पोज नहीं थी और यहाँ डिकम्पोज करने वाली मैकेनिज्म नहीं है तो आपका कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो लोग यही चाहते, तो यही हुआ। तो सरल कहानी है कि धरती में कितने प्रकार के माइक्रोब से आज कोई वैज्ञानिक नहीं जानता। आज भी दुनिया का कोई माइक्रोबायोलॉजी का आदमी, बंदर पा गया अदरक की गांठ बन बैठा पंसारी। इस नेचर में कितने प्रकार के माइक्रोब्स हैं कोई नहीं जानता। तो मैं क्या कहता हूं, आप उसको जानने की जरूरत भी नहीं है। हम तो नेचर को जाने, नेचर को जाने, वहां पूरी की पूरी माया है। तो मैंने क्या कहा कि आपने तो मारे हैं, तय है, अब मिलेंगे कहाँ? तो फिर बता दूं, ये गाय के गोबर में नहीं मिलेंगे। आप नोट कर लीजिए। जिनको जिनको देश के किसानों को शक हो वो समझें बात को। जो जमीन में रहने वाले 3, 4, 5, 6, 10 लाख प्रकार के जीवाणु थे
वो गाय के गोबर में नहीं मिलेंगे, भैंस के गोबर में नहीं मिलेंगे, गाय के मूत्र में नहीं मिलेंगे, बकरी के मूत्र में नहीं मिलेंगे, वो जंगल में मिलेंगे, समृद्ध जंगल में मिलेंगे। क्यों? वहां आपकी कोई दखलंदाजी नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जंगल से मिट्टी ले आइए। अब किसी ने कहा हम सब बरगद के पेड़ के नीचे की लाए हैं, तो कौन से बरगद के पेड़ के नीचे लाए? वो जहाँ पूजा होती है, जहाँ रोज पंडित जी झाड़ू लगाते हैं, जहाँ बायोमास है नहीं, जहाँ नमी है नहीं, वहाँ की आप धूल उठा लाए, उसमें बैक्टीरिया कहाँ से आएंगे? तो जरूरी नहीं है बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, जंगल हो, समृद्ध जंगल हो, जहाँ खूब छांव हो, बस फलदार वृक्ष हो। अर्जुन के फल हैं, महुए के फल हैं, नीम के फल हैं, जामुन के फल हैं, फल गिरते हैं। फल की बात इसलिए आती है जैसे जीवामृत में गुड़ और चीनी डलवाता हो। क्या मतलब है? वो फल भी गुड़ और चीनी ही है। नमी रहती है, पत्ते गिर गए, फलों के माध्यम से बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन हुआ, बायोमास वहाँ है, वहाँ बैक्टीरिया मिलेंगे। तो फिर इसलिए मैं कहता हूँ जंगल से बैक्टीरिया ले आइए और एक ड्रम में डालिए। अब इनको मल्टीप्लाई होना है। मान लो 5 किलो मिट्टी में, 2 किलो मिट्टी में एक्स संख्या में बैक्टीरिया थे बेनिफिशियल। अब हमको ट्रिपल 9x बनाने, तो भोजन चाहिए उसको, समय चाहिए उसको। अब किसी ने कहा साहब 1 किलो बेसन डाल दो, 1 किलो गुड़ डाल दो, 72 घंटे में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो x की पावर 9x कैसे यार 72 घंटे में हो जाएंगे? एक बात ये समझनी है। दूसरा, 200 लीटर पानी में केवल 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन कैसे हो जाएंगे? तो इन विषयों को आपको समझना है। तो मैं क्या कहता हूं कि जंगल की मिट्टी 5 किलो लाए, ड्रम को भर दिया, 5 किलो गुड़, 5 किलो आटा डाल दिया। किसी भी चीज का आटा, बेसन पर मत कंफ्यूज हो जाइए। लोग कहते हैं साहब वो बताते हैं बेसन डालना चाहिए, ये कंफ्यूजन है ना। तो मैं फिर बोला कि ऑब्जेक्ट क्या है, जीवामृत बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है। जीवामृत में कोई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास नहीं होता। जीवामृत बनाने का ऑब्जेक्ट ये कि जमीन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे नष्ट कर दिए हैं जाने अनजाने, उनकी फिर से पुनर्स्थापना करनी है। यानी जो नष्ट हो गए उनको फिर से यहां लाना है। क्यों लाना है? ताकि मेरे फसल काटने के बाद जो जड़, तना, पत्ती छूट गया, जब नमी मिले तो ये माइक्रोब्स उस छूटे हुए कार्बनिक पदार्थ को डिकम्पोज करके ह्यूमस में या जीवांश में कन्वर्ट कर दें। ऑब्जेक्ट केवल इतना है। राइट। तो मैं जंगल से मिट्टी लाया, दम में प्रोपोगेट किया। अब कितने डालेंगे? ये 200 लीटर का ड्रम 10 एकड़ के लिए है। अगर ये बैक्टीरिया 10 की पावर 8-9 तक पहुंच गए हैं तो 10 एकड़ के लिए है। अगर थोड़ा सा कमजोर है, अभी लिक्विड थोड़ा सा डाइल्यूट है, तो चलो 8 एकड़ के लिए। अब लोग इसको कहते हैं कि पहले इससे बीज शोधन करिए, फिर इसका घन जीवामृत बनाइए, फिर पहली सिंचाई के बाद 1 ड्रम फैलाइए, फिर दूसरी सिंचाई के बाद 1 ड्रम फैलाइए, फिर तीसरी सिंचाई के बाद। ये व्यवहारिक है क्या? नंबर 1। नंबर 2, हर बार इसमें 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर व्यवहारिक है क्या? आपका खेत आपके घर से 2 किलोमीटर दूर है, ये खेत में ड्रम अगर बनाएंगे जीवामृत तो कोई रात में आएगा, इसको लुढ़काएगा और ड्रम लेके भाग जाएगा। अगर घर में बनाएंगे तो 3 एकड़ वाले किसान को 3 बार ये 3 ड्रम खेत ले जाने। व्यवहारिक है क्या? इसीलिए आज देश में जो गौ आधारित खेती का मॉडल चल रहा है ना, आप यकीन मानिए कि देश में जहां जहां गौ आधारित प्राकृतिक खेती का मॉडल चल रहा है, किसानों को बताया गया गौमूत्र डालिए, गोबर डालिए, जीवामृत बनाइए, ये ड्रम, मग्गा, बाल्टी फ्री में दिया गया है। एक भी किसान ये नहीं बना रहा है। क्यों? झंझट है। कैसे ले जाए वो ड्रम? बैल उसके पास है नहीं, बैलगाड़ी उसके पास है नहीं। 1 एकड़ गेहूं बोया, 3 बार ड्रम कैसे ले जाए घर से? और वहां बनाता है तो कोई रात को ड्रम उठा ले जाएगा। तो मैं कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोगों ने कसम खाई है कि मैं किसान को सीखने नहीं दूंगा। किसान अगर सीखने की कोशिश भी करेगा तो भी उसको रास्ते से भटका दूंगा। और ये कारोबार पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइजर का कारोबार यूं ही चलता रहे
कोई एक स्क्रिप्ट है, कोई थीम है कि हाथी के खाने के दांत अलग, दिखाने के अलग। इसलिए मैं गला फाड़ फाड़ के देश के किसानों से चिल्लाता हूं कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए मित्र। ऑब्जेक्ट ये था कि जमीन में नष्ट हो चुके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पुनर्स्थापना करनी है। अब हमें पता नहीं है कि ट्राइकोडर्मा की, बिवेरिया की, माइकोराइजा की कितने प्रकार के जीवाणु होते हैं, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस लफड़े में पड़ना भी नहीं। जंगल जाइए, जंगल के निचले स्थान से जहाँ बायोमास हो वहां से मिट्टी लाइए और ड्रम में डालिए, पानी डालिए, गुड़ डालिए, आटा डालिए, हिलाते रहिए। 15 दिन के बाद फिर इसमें भोजन दीजिए 3-3 किलो, फिर हिलाते रहिए। 10 दिन के बाद 2-2 किलो, जब तक आप इसको जिंदा रखना चाहें 2-2 किलो हर 10वें दिन देते रहिए। रबी आएगी, यूज कर लीजिए, खरीफ आएगी, यूज कर लीजिए। थोड़ा सा मटेरियल 5-10 लीटर की क्वांटिटी में बचा लीजिए, फिर पानी भरिए, फिर भोजन देने लगिए। ये निरंतर चलता रहेगा। लेकिन एक चीज और कहता हूँ, 70 साल से आप यूरिया डाल रहे थे, मैं ये नहीं चाहता हूँ ये 70 साल तक कहानी चले। ये कहानी अगर समझ में आ जाए तो 3-4 साल के बाद बंद हो जाए। कैसे कि पेस्टिसाइड डालना मैंने बंद कर दिया, तो अब पेस्टिसाइड के कारण तो जीवाणु मरेंगे नहीं। अब जीवाणु मरेंगे अप्रैल मई जून की गर्मी में। तो मैंने खेत के चारों तरफ नीम के, जामुन के, पीपल के, पाकड़ के, महुए के कुछ पेड़ लगा दिए। जैसे पेड़ वो थोड़ी सी कैनोपी होगी तो उस कैनोपी में जिंदा रहेंगे। नंगी छाल के मर जाएंगे लेकिन पेड़ों के नीचे जिंदा रहेंगे। बारिश होगी, जमीन ठंडी होगी, माइग्रेट करके पूरे खेत में फैल जाएंगे। यानी कि समझदारी ये है कि 3-4-5 साल के बाद मैं इस जीवामृत की कहानी से मुक्त हो जाऊं। मैं नहीं चाहता हूं कि देश का किसान फंसा रहे। और जमीन जिस दिन आपकी हेल्दी हो जाएगी ना, बस एक ही चीज और बताता हूं, देश में बहुत सारे किसान 7 साल से, 8 साल से, 9 साल से जीवामृत, गौ आधारित जीवामृत डाल रहे हैं। और हमारे साथ जो 3-4 हजार किसान देश के जुड़े हैं, मतलब एक्टिव मोड में, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, वो सारे के सारे उस पुराने वाले मॉडल को से उब करके मेरे पास आए। उब करके तो मैं उनसे एक ही चीज पूछता हूँ, भाई जीवामृत तो आप पहले भी डाल रहे थे, तो क्या दिक्कत है? अरे बोले साहब बहुत दिक्कत है, तो झंझट बहुत है। जो मैंने बताया ना, झंझट बहुत है, व्यवहारिक नहीं है। दूसरा, व्यवहारिक में बना भी लो तो यील्ड साहब घट जाती है, 50% रह जाती है यील्ड। क्यों? मैंने फिर बोला और डंके की चोट पर बोलता हूं, जो लोग दिग्भ्रमित हैं कि गाय के गोबर में, गाय के पेशाब में वो जीवाणु होते हैं जो जमीन को जिंदा कर सकते हैं, गलत फहमी पाले। और जो लोग ऐसा बता रहे हैं वो भी किसानों के साथ चीटिंग कर रहे हैं। गाय का गोबर इटसेल्फ क्यों नहीं सड़ जाता है? मित्र, मैं तो एक ही चीज पूछता हूं, जो किसान गाय पाले हैं, रोजाना एक जगह गोबर का ढेर लगाता रहता है। वो आज उसके पास 6 कुंटल गोबर का एक ढेर हो गया। नीचे से हाथ डाल के देखिए कि सड़ गया क्या? नहीं सड़ा। अब अगला सुनिए। सिंपल सी कहानी बता रहा हूँ, देश का सारा किसान देखा है और समझ सकता है। पहले जब हम सुलभ शौचालय नहीं थे तो सारे लोग एक मग्गा में पानी भरते थे और खेत में जाते थे शौच क्रिया के लिए। और हर व्यक्ति का एक स्थान होता था, एक लोकेशन होता था, वहीं जाता था। क्या देखता था? कल जो मल विसर्जित करके आए हो, आज वो मल नहीं है, वहां एक मिट्टी का ढेर है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, मेरी जमीन कितनी रिच थी कि 24 घंटे के अंदर आपके द्वारा विसर्जित किया गया मल मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता था। और आज जो लोग गौ आधारित खेती के, गाय के गोबर के जीवाणुओं की बात कर रहे हैं, मैं उनसे दावा करता हूं, वो गाय का गोबर आज कहीं डाल दीजिए, वो इटसेल्फ, उसमें तो आप कहते हैं इतने करोड़ जीवाणु है, वो डिकम्पोज क्यों नहीं होता? एक ही क्वेश्चन है। अगर वो सॉइल वाले बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते तो वो गोबर इटसेल्फ डिकम्पोज हो जाता। ठीक है ना? तो गाय मेरी माँ है, गाय को सत नमन है। लेकिन सत नमन इसलिए है क्योंकि आज के ठीक 60 साल पहले की दुनिया, जितना भी संसार मेरा चल के आया हूं, गाय ने ही हमको पाला है और गाय के बछड़ों ने हमको पाला है। गौ आधारित खेती का मतलब है, अगर मेरे देश के बुद्धिजीवी, गाय से मोहब्बत करने वाले, गाय प्रेमी,
डंके की चोट पर नीतियों से कहें कि बैल से खेती करने वाले किसान को कुछ सहूलियत दो, या जो किसान गाय का भक्त हो उससे भी कहता हूं, जो किसान बैल से खेती करे तब वो गाय को मां मानने का अधिकारी है। नहीं, गाय के बछड़े का कत्ल होगा, गाय का बछड़ा सड़क पर आवारा घूमेगा और आप गाय को मां कहते हो तो कहते रहो, गाय तुम्हारी मां नहीं हो सकती। और पौराणिक कथाओं में नंदनी नाम की गाय ने राजा दिलीप से कहा है कि हे राजन, मुझे दूध देने वाली गाय मत समझना, मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखती हूं। तो आज की गाय जिसके बछड़े का कत्ल होता है, वो गाय आपसे प्रसन्न है क्या? बगलिया में भैंस बना है, उसको आप 3 किलो खली देंगे, 4 किलो दाना देंगे, 8 किलो दूध निकालेंगे, और एक बगल में उसी के गाय पली है जो 3 पाव 1.5 पाव 2 किलो दूध देती है, उसको आप सूखा भूसा देंगे और कहेंगे गाय के मूत्र में दम होता है? गजब है आपकी सोच। इस सोच को सलाम, नमस्कार।